नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम संवाद कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। बात करेंगे हम बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बारे में। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार के संयुक्त प्रयासों से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान संचालित किया जा रहा है और इसकी शुरुआत हुई थी 27 नवंबर 2024 में। हमारे केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी ने इसकी शुरुआत की थी और जिसका अनूठा उद्देश्य है, जिसका अनूठा लक्ष्य है कि किसी भी बालक या बालिका का विवाह 18 से 21 वर्ष से पहले ना हो। तो ये विशेषकर जो बच्चे हैं जिनके सपने हैं शिक्षित होने के, उनके स्वर्णिम भविष्य के निर्माण को बनाने के लिए, उन्होंने जो सपने देखे हैं उनको पूर्ण करने के लिए वो शादी के बंधन में ना बंधे, इसी के लिए ये संयुक्त प्रयास है। तो आज इसी पर विशेष चर्चा करेंगे। आज बात करने जा रहे हैं बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बारे में। ये कोई नई सोच नहीं है, काफ़ी सदियों से इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन बार बार जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। तो आज विषय विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री सुरेश तोमर जी, जो कि सचिव हैं राज्य महिला आयोग से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। साथ ही में हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं सुश्री तारा मेनन, जो कि सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल अधिकार पर विशेष कर कार्य करती हैं। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। साथ ही में हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती अर्चना साय जी, जो कि निदेशक है आरंभ संस्था की। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार। और साथ ही में हमारे साथ राज्य महिला आयोग से कई सारे साथी हैं। हमारे साथ शिवाली श्रीवास्तव हैं, जो कि समाज सेविका हैं। विजय यादव जी हैं। साथ ही में हमारे साथ यूथ फैसिलिटेटर हैं, जो कि जागरूकता का कार्य करते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि विषय बहुत खास है, बाल विवाह रोकथाम की बात हो रही है। सबसे पहले जानते हैं कि इस अभियान को संचालित करने का क्या उद्देश्य है। सुरेश सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ये बात आज की नहीं है, नई नहीं है, ये पुरानी बात है, लेकिन पुनः इसको जागृत किया गया है एक नई सोच के साथ। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की सोच जो है क्या है, इसके पीछे लक्ष्य क्या है? देखिए, भारत सरकार का जो कानून है, हालांकि मैं उससे पहले फिर बाद में अतीत में भी जाऊंगा कि किस तरह से हम आज तक पहुंचे हैं, लेकिन 2006 का जो कानून है उसमें बाल विवाह निषेध कानून है, जो उसमें बालिका की उम्र विवाह से पहले 18 वर्ष होनी चाहिए और बालक की उम्र 21 साल होनी चाहिए। यदि उससे कम उम्र है तो निश्चित रूप से उसको बाल विवाह माना जाएगा। दोनों में से किसी भी बालक या बालिका की उम्र निर्धारित जो भी है उससे कम है तो वो बाल विवाह माना जाएगा। अब बात यह है कि इससे कम उम्र को बाल विवाह क्यों माना जाता है, हम क्यों मानते हैं कि सामाजिक तौर पर वो एक बुराई है। तो उसके पीछे कई कारण, कई ऐतिहासिक कारण हैं कि अगर इस उम्र से पहले विवाह होता है तो बालक को भी और बालिकाओं को भी कुछ अपने नुकसान हैं। कुछ शारीरिक तौर पर नुकसान है, कुछ सामाजिक तौर पर हैं, कुछ उसके जीवन की अपनी प्रगति के लिए हैं। तो जब ये निर्धारित किया गया और कानून बनाया गया तो उसके बाद ये पूरा का पूरा समाज या सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये उम्र होनी चाहिए। बिल्कुल। अब उसका कारण यही है कि उससे कम उम्र में भी, अब ऐसा तो नहीं है कि कानून बनने के बाद बाल विवाह नहीं होते हैं। NFHS 5 का जो सर्वे है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है ना, जो हर एक सर्टेन गैप के बाद कराया जाता है, तो लास्ट है जो NFHS 5 है, उसमें मध्य प्रदेश की स्थिति है कि मध्य प्रदेश में 23.3% बाल विवाह हुए। उसकी मेथोडोलॉजी ये है कि उसमें 18 वर्ष से 35 वर्ष की जो विवाहित महिलाएं होती हैं उनसे सर्वे में पूछा जाता है कि उनका विवाह कब हुआ है। तो वो उसमें ये पाया गया कि उसमें से 23.3% जो महिलाएं हैं उनका बाल विवाह हुआ था। बिल्कुल। अब इसके बाद बात ये है कि जो है ना, लड़के और लड़की को दोनों को ये अवसर मिलना चाहिए कि वो अपने जीवन में प्रगति करें, अपने पैरों पर खड़े हों और सामाजिक तौर पर एक बेहतर नागरिक, एक संपूर्ण नागरिक बने। तो अगर उनका बाल विवाह होता है तो उनकी अपनी प्रगति में बहुत बाधा होती है, उनकी शिक्षा में बाधा होती है। हम जानते हैं कि 18 वर्ष की उम्र से कम में यदि बेटी की शादी हो रही है तो निश्चित रूप से उसकी शिक्षा 12वीं तक तो नहीं पहुंच पाएगी, तो शिक्षा नहीं हो पाएगी। दूसरा बात यह है कि अगर शारीरिक तौर पे देखा जाए या बायोलॉजिकली देखा जाए, स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो कोई भी लड़की 20 साल से कम उम्र की अगर है तो वो माँ बनने की योग्य नहीं होती। बिल्कुल। और उसका शरीर सक्षम नहीं होता है और अगर बाल विवाह है तो कम उम्र की माएँ बनती हैं
और कई सारे अभियान में ये कहा जाता है या किताबें भी लिखी गई हैं कि जिस उम्र में उसको खुद बच्चा होती है वो, और उसमें उसके साथ एक बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसकी अपनी जो शारीरिक और जो शैक्षिक जो प्रगति है वो रुक जाती है। तो कई सारे ऐसे कारण हैं जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अगर बाल विवाह हो रहा है तो जो भी उसमें इन्वॉल्व है, लड़का है लड़की है, तो उनकी अपनी जो स्वाभाविक प्रगति है वो रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। तो इस वजह से उसको एक सामाजिक बुराई माना गया है और सरकार ये अभियान चला रही है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने विस्तार से समझाया कि ये अभियान कितना महत्वपूर्ण है। सर, एक एक पहलू पर भी चर्चा करेंगे कि मेंटल हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानसिक स्थिति कैसी हो जाती है, उसके बालिका की अगर शादी नाबालिग है तो उसके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ सुश्री तारा जी हैं। तारा जी, आप पत्रकार हैं, समाज के अलग अलग पहलू से आप रूबरू होती रहती हैं। आज के समय में, आज की सोच में क्यों ज़रूरी है इस बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को संचालित करना? देखिए, ये बाल विवाह मुक्त, जैसे हमने अभी बात किया कि बाल विवाह ये कोई नई सोच है नहीं, लेकिन उसको एक अलग दिशा में ले जाना और उसे एक अलग तरीके से जागरूकता फैलाना, इसका जो जिम्मा है ये हम सबको उठाना पड़ेगा। क्योंकि जो हम इसके बीच में जो इसके रीजंस हैं, जैसे कि आर्थिक समस्याएं हैं जिनके कारण बाल विवाह हो रहा है, उस पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर जो उद्देश्य है उसका हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ज़रूरी है कि हम जब ऐसा अभियान अभी हम चला रहे हैं तो जागरूकता हम उसके कारणों को भी समझें और कारणों में हम युवाओं को जोड़ें ताकि युवा उनसे प्रेरित हों और जहां हो रहा है वहां उनको बताया जाए कि आर्थिक समस्याएं हैं, लेकिन उसका आप बाल विवाह करके उसका एक निपटारा नहीं कर पाएंगे, तो ज़रूरी है ये कराएं। इसके साथ में शिक्षा, जो अभी सर ने कहा, उसी को मैं और जोर दे के कहना चाहूँगी कि बालिकाओं को इसके बारे में बताया जाए। शिक्षित होना और अपने पाँव में खड़े होना बहुत ज़्यादा एक मुख्य विषय है जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा बातें करना, चर्चाएं करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है कि जब तक हम बात नहीं करेंगे, एक दूसरे से बताएंगे नहीं, तो जागरूकता कैसे फैलेगी। हमारे साथ निदेशक हैं आरंभ संस्था की श्रीमती अर्चना सहाय जी। मैडम, आपके विचार जानना चाहेंगे। जिस प्रकार से सर और मैडम ने बहुत अच्छे से बताया कि स्वास्थ्य के मद्देनज़र और मानसिक स्वास्थ्य के मद्देनज़र साथ ही समान अवसर, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और जब एक बालिका की शादी, विवाह तभी हो जाती है जब वो सपने पूरे करने के कगार पर होती है, 18 वर्ष में 12वीं की परीक्षा देने के लिए तैयार हो रही होती है या उससे पहले दे रही होती है और उसका विवाह हो जाता है। ऐसे कई सारे केसेस आपके समक्ष आते होंगे, तो जानना चाहेंगे उसके बारे में। आप दोनों ने जो कहा वो बहुत सही है कि कानून तो पुराना है और सोच भी पुरानी है। बिल्कुल। लेकिन वो सोच अभी तक उस हद तक नहीं पहुंच पाई है लोगों तक कि जहाँ, जैसे तारा ने बताया कि आर्थिक समस्या को लेके वो बाल विवाह की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन इतने सालों में काम करके एक चीज़ और समझ में आई कि जो सामाजिक परिवेश है इस वक्त का, जो थोड़ा असुरक्षित है, तो परिवार में वही लोग ज़्यादा बाल विवाह की तरफ आगे बढ़ते हैं जो अपने आप को या अपनी बेटी को असुरक्षित महसूस करते हैं। उनको लगता है कि जैसे खेती करने जा रहे हैं या काम पे चले जा रहे हैं, उनकी मजबूरी है, माता पिता दोनों ही जा रहे हैं और घर में पीछे से देखने वाले ज़्यादा लोग नहीं है, या वो वातावरण जो है, वो पूरा जो एनवायरनमेंट है वो सेफ नहीं है। और इस वजह से कि उनको लगता है कि कहीं किसी बेटी के साथ या हमारी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, या वो किसी गलत लोगों के बहकावे में ना आ जाए, घर छोड़ के क्यों नहीं चली जाए। तो इस कारण वो सोचते हैं कि चलो शादी कर दो, हमारा एक जिम्मेदारी हमारी एक ख़त्म हो जाती है। लेकिन वहाँ वो भूल जाते हैं कि एक तरफ की जिम्मेदारी अगर ख़त्म हो रही है तो दूसरे तरफ की जिम्मेदारी उस लड़की पे कितनी बढ़ रही है। बिल्कुल। शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, घर की जिम्मेदारियों को लेके, और अगर वो बहुत जल्दी माँ बन जाती है तो फिर उसके शरीर के साथ कितना नुकसान होता है, और जो बच्चा पैदा होता है वो भी बहुत कमज़ोर पैदा होता है। तो वो एक सर्कल है जो वो पूरा वापस से उसी तरीके से चलता है। तो बहुत ज़रूरी है कि पूरे वातावरण को सुरक्षित बनाना भी हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण निकल के आया है। और एक और चीज़ जो समझ में आई कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका ये कहना होता है कि हमारी आंख बंद हो जाए उससे पहले हम जो नाती है जो लड़का है या नाती है, नातिन है या पोता पोती जो भी है, उनको हम शादी देखना चाहते हैं। तो जो घर के लोग हैं वो ये समझे बगैर
कि ये जो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली है वो अपनी इच्छा को अपने जाने से पहले पूरा करने की वजह से ये जो जिनकी ज़िंदगी अब शुरू हो रही है उनकी ज़िंदगी को हम खतरे में डाल रहे हैं। तो ये पूरा एक वातावरण को पूरे बदलने का, और जैसे तारा ने कहा ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि कहीं सूचना अगर पता लग भी रहा है तो कोई ये ना सोचे कि मेरा काम नहीं है, बिल्कुल ये सही तो ये बात। हम सबका काम है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात मैम। दो पहलू से जो आपने रूबरू कराया हमें कि जो न्यूक्लियर फैमिली है, जो किसान भाई है, वो सोचता है बच्ची घर में अकेली है, इससे अच्छा विवाह हो जाए, और संयुक्त परिवार में जो बुजुर्गजन होते हैं वो कहते हैं हमारे आंखों के सामने बच्ची की शादी हो जाए। तो ये दोनों ऐसे फैक्ट्स हैं जिससे हम नहीं बचा पाते हैं, ये बाल विवाह को रोकथाम नहीं ला पा रहे हैं। सुरेश सर, इतिहास से जुड़ना चाहेंगे। जिस प्रकार से हमें पता है कि ये इस पर कार्य तो काफ़ी वर्षों से हो रहा है। 1927 में राय साहेब हरविलास जी ने जो ये एक्ट है इस पर शुरुआत की थी। उसके बाद 2006 में शारदा एक्ट को रिवाइव किया गया, और फिर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 बनाया गया। तो इसको विस्तार से बताएं जिससे हम सभी जागरूक देखिए, हों। इसके अगर हम भारत के दृष्टिकोण से देखें तो इसके बहुत सारे धार्मिक कारण भी हैं। हमारे यहाँ पहले जो समाज था वो स्मृतियों के आधार पर चलता था। बिल्कुल, जैसे जैसे कई सारी स्मृतियाँ लिखी गई हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, मनु स्मृति है। उस समय की धारणा ये थी, हम अगर इतिहास में जाके देखते हैं तो जो शुरुआती ऋग्वैदिक काल है तो उस समय जो लड़की है जब वो युवती हो जाती थी उसके बाद ही उसका विवाह होता था। उम्र भले ही निर्धारित ना की गई हो, लेकिन हमेशा युवती की ही शादी होती थी। जब युवा दोनों हो जाते थे उसके बाद विवाह होता था। लेकिन उसके बाद ये हुआ जब स्मृति काल आया ये पूरा, तो उसमें ये निर्धारित कर दिया गया कि कोई भी बच्ची वो रजस्वला होगी, मतलब उसको पीरियड शुरू होंगे उससे पहले उसका विवाह कर देना चाहिए। तो ये लगभग सभी स्मृतियों में कहा गया है। तो अब उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ तो वो लगभग देखा जाए तो 2000 साल तक चला। बिल्कुल। 1890 में एक घटना हुई कि जहाँ वो हरमोहन मीठी थे और उनकी पत्नी थी रुक्मणी देवी, तो उसका विवाह होता है और लड़की की उम्र 10 साल है और उसकी रात में उसमें मृत्यु हो जाती है उस समय। तो मृत्यु होने के बाद में फिर वो केस जाता है कोर्ट में, और वो अंग्रेज का कोर्ट है। तो वो ये बात शुरू करते हैं कि किस तरह से इस पर बातचीत होनी चाहिए। और उसके बाद बहुत सारा, चूँकि ये कलकत्ता में केस चलता है, उसमें बहुत सारी जो नर्सेज हैं जिन्होंने महिलाओं की, लड़कियों की, कम उम्र की लड़कियों की विवाह के दौरान मृत्यु होते देखी थी या उनको घायल होते देखा था, तो उनकी टेस्टिमनी ली जाती है। तो बहुत सारे प्रकरण इस तरह के आते हैं और जज ये महसूस करता है कि ये तो एक तरह की बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है और ये कम उम्र की लड़कियों के विरुद्ध एक अपराध है। तो वो ये निर्धारित करता है कि कम से कम उम्र 12 साल होगी। तो 1890 में पहली बार 12 साल उम्र जो है ना निर्धारित होती है। और उसमें बड़ा आश्चर्य की बात है कि बाल गंगाधर तिलक जैसे जो समाज सेवी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, वो विरोध करते हैं कि भारत की जो परंपरा है उसके साथ में खिलवाड़ है, लेकिन होता है। उसके बाद 1927 में जो बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे हरविलास शारदा, तो वो 1927 में एक एक्ट बनता है जो 1930 में शुरू होता है, जहाँ पर 14 साल और 18 साल उम्र जो है ना पहली बात निर्धारित होती है। और 1978 में ये जो वर्तमान में उम्र है 21 साल और 18 साल, ये 1978 में जो सरकार थी भारत सरकार, तो उसने ये शुरू किया था। लेकिन उस समय कई सारे इसमें लूप होल्स थे जो 2006 में कि अगर ज़बरदस्ती विवाह कराया जाता है तो किस किस को क्या क्या सजा का प्रावधान होगा। तो इस तरह से 2006 में जो संशोधित बाल विवाह निषिद्ध कानून है उसको बनाया जाता है। तो इस तरह से इसको पूरे बनने में देखा जाए तो लगभग 100 से 125 साल लगे हैं ये पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में। बिल्कुल सर। तो जो हम प्रारूप देख पा रहे हैं, पूरा दशक लगा है इस एक्ट को बनाने में, इसको लागू करने में, और आज भी काम करना पड़ रहा है। तारा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सामाजिक कुरीति के रूप में ये उभरती है और जो हमारे संस्कार हैं, परंपराएं हैं, और ये वर्षों से चली आ रही है कि बचपन में विवाह हो जाएगा और गौना बाद में होगा। तो इस रीति पर जानना चाहेंगे, ये जो है ये कितनी सही है, और कानून तो कहता है ये गलत है, लेकिन आप क्या कहती हैं इसके बारे में? देखिए, प्रैक्टिकली क्योंकि मैं पत्रकार हूँ और जैसे जब इंसिडेंस ऐसा कुछ होता है तो अगर हम इसे देखें तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि
कोई भी अगर बाल विवाह कर रहा है तो वो वाला क्यों कर रहा है, क्यों बाल विवाह की, जैसे कि मैडम ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी लड़की सुंदर दिखती है, उसे लोग छेड़ रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि शादी कर लेते हैं तो सुरक्षा हो जाएगा एक तरीके से। उनकी सोच गलत भी नहीं है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा एक सवाल रहता है जब अगर उनका जो पिता है वो उनके साथ में नहीं रह रहा, बाहर कहीं शहर में काम कर रहा है। तो जैसे कि मेरे कॉलोनी के एक वॉचमैन का था, उनकी बेटी का उन्होंने वो विवाह करना चाह रहे थे। फिर हमने जब बात किया उनसे कि ऐसा आप नहीं करना चाहिए आपको, आप उनको पढ़ाइए लिखाइए, लेकिन उनको डर था मन में कि मेरी बेटी सुंदर दिख रही है तो इससे अगर उसे कोई अच्छा रिश्ता मिल रहा है और वो 16 साल की है तो क्यों ना मैं इसकी शादी करा दूं, क्योंकि पढ़ा लिखाने के बाद भी क्या होगा। तो ये वाला जो सोच है, ये डर कैसे हम निकालें उनके मन से। हम ये तो नहीं कह सकते कि आप पढ़ाइए लिखाइए, हम उनको नौकरी दे देंगे। फिर उनका डर कैसे निकाला जाए? उनका डर तभी निकाला जा सकता है जब हम ऐसे महिलाओं को या बच्चियों को उनके सामने खड़ा करें कि देखिए आपके गांव में ये लड़की ने भी तो पढ़ लिख के आगे गई है, वो शहर में काम कर रही है, तो क्यों नहीं आप उनको वो कर रहे हैं, आप अपनी लड़की को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? तो इसलिए ज़रूरी है कि युवा जो हैं वहाँ के वो इन ऐसे अभियान से जुड़ें, ताकि वो इस तरह के जो लोग हमें जो प्रेरणा दे सकते हैं उनको आगे लाएं और उनका एग्जाम्पल्स रखें, इन लोगों को बताएं। अगर ऐसा किया जाएगा तो उनका जो मानसिक दबाव है उसमें एक बदलाव आएगा, जो कि धीरे है, इतनी जल्दी नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे सर ने बताया बहुत साल से ये अभियान चल रहा है और फिर भी हम अभी लगे हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बदलाव उम्मीद किया जा सकता है। बिल्कुल। नीता मैम, आपसे जानना चाहेंगे प्रैक्टिकली, क्योंकि फील्ड पर आप देखती होंगी और क्योंकि परंपराएं हैं, संस्कृति जुड़ी हुई है, बहुत मुश्किल होता है लोगों को समझाना, क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है और कहते हैं गौना होगा उसके बाद ही हम बच्ची को भेजेंगे, और वो अड़ जाते होंगे अपनी बात पर। तब उनको किस प्रकार से आप समझाते हैं? कौन सी टीम आपकी फील्ड पे काम करती है? कैसे उनकी काउंसलिंग होती है? ये शायद सभी को मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, ये पूरी जिम्मेदारी महिला बाल विकास ने अपने कंधों पे ली हुई है, और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हर जिले में एक टास्क फोर्स बनी है जो बाल विवाह को लेकर है, जो डेफिनेटली एक्टिव होती है जब अक्षय तृतीया का समय आता है या जो देव उठनी 11 होती है उस टाइम पर आता है, जब कोई मुहूर्त के बगैर शादी होनी होती है। लेकिन ये टास्क फोर्स हमेशा काम करती है। अगर कोई सूचना मिलती है, और सबसे बड़े जो सूचना देने वाला जो तंत्र है जो महिला बाल विकास द्वारा संचालित है, वो हमारी आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं, जो दीदियां हैं, वो बहुत बड़ी इन्फॉर्मर हैं, क्योंकि उनके पास में एक समूह होता है किशोरियों का। महिलाएं भी आके अपना सुख दुख बताती हैं और वो सुनती हैं, है ना, क्योंकि वो हर घर के बारे में उनको, तो ये इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग तंत्र है। लेकिन कई बार हमने हमारी इन कार्यकर्ताओं के साथ हादसे होते हुए भी देखे हैं कि इनको भी सुरक्षा नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने अगर किसी को जानकारी दी और ये मालूम पड़ गया कि ये कार्यकर्ता के माध्यम से जानकारी दी गई, तो उसका जीवन भी थोड़ा सा खतरे में होता है। तो वो उनको सशक्त बनाना ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो टास्क फोर्स है वो बाकायदा एक्टिव है और काम करती है, क्योंकि ये कलेक्टर साहब के निर्देशन में कार्य करती है। और इसमें सामाजिक जो संगठन है, चाइल्ड लाइन है, जो 1098 का जो हेल्पलाइन है, विमेन हेल्पलाइन है, ये सारे लोग मिलके उस तंत्र में सपोर्ट करते हैं। दूसरा, कानून में जो बदलाव आया है, जो 2006 का जो सर बता रहे हैं, इस कानून में एक मेजर बदलाव ये देखा गया कि जो भी शामिल होगा इस शादी में, ये एक नई चीज़ है जो ऐड हुई है, और वो उसकी जागरूकता भी हमें लोगों के बीच में देना है कि जो बैंड वाला है, जो केटरिंग सर्विस वाला है, जो टेंट वाला है, जो घोड़ी वाला है, पंडित है, और जो शादी में शामिल होने वाले, ये सब उस कानून के दायरे में आ रहे हैं। तो ये जानकारी भी तो हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति होगा, इनफैक्ट जो पुरानी अभी भी गांव में परंपरा है कि साहब वो नाई जाता है और फिर वो अपना न्योता देता है या जो भी होता है, तो उसको भी पता होना चाहिए कि अगर पता लगेगा तो वो भी इस कानून के दायरे में आएगा। और दूसरा, अभी किशोर न्याय अधिनियम में जो 2015 का जो अमेंडमेंट हुआ है जेजे एक्ट का, उसमें सेक्शन 75 जो क्रुएलिटी को डिफाइन करता है, वो क्रुएलिटी में अब उन्होंने बाल विवाह को भी शामिल कर दिया है कि अगर कोई बाल विवाह की सूचना मिलती है तो ये जो सिर्फ बाल विवाह का जो कानून है वो वहां तक सीमित नहीं है, अब किशोर न्याय अधिनियम के तहत वो धारा 75, तो ये इसके बारे में भी जागरूकता देनी बहुत जरूरी है। एक तरफ तो ये सामाजिक कुरीति है और कुछ लोग जानबूझ के करते हैं
कि नहीं साहब कर दो शादी, है ना, और हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो ऐसे लोगों के लिए ये कानून थोड़ा सख्त भी है, और चूंकि अब किशोर न्याय अधिनियम भी है तो उसकी भी अगर हम जानकारी लोगों के बीच में दें तो वो पैरेलली चलेगा, और जो कुरीति की तरह हम उसको देख रहे हैं, सो नाउ इट इज, अब ये ज़्यादा सामाजिक मुद्दा ना होते हुए एक क्राइम भी है। अगर इसको हम क्राइम की दृष्टि से भी अगर देखेंगे तो शायद कहीं ना कहीं गिरावट डेफिनेटली आई भी है। बिल्कुल जो पहले हम लोगों को दिखता था, जैसे हम चाइल्ड लाइन जब रन कर रहे थे तो हमारे पास साल भर में करीब 100-125 केसेस आते थे, लेकिन अब वो तादाद जो है वो काफ़ी कम हो गई है। वो कुछ समय के टाइम पर ही हम लोगों को जो शादियों के सीजन होते हैं उसमें दिखाई देती है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे से आपने बताया, विस्तार से बताया कि किस प्रकार से जन जागरूकता उत्पन्न की जाती है और आंगनबाड़ी दीदियों का क्या रोल है, कितने चैलेंजेस उनको सामना करने पड़ते हैं, तब जाके इस अभियान के लिए वे कार्य कर पाती हैं। हमारे साथ कई और जागरूक सहयोगी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे और विषय विशेषज्ञ भी हैं। आज बात हो रही है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बारे में और इसी से जुड़ी हुई चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। आप लोग पार्टिसिपेट करें। पुनः आप सभी का स्वागत है संवाद कार्यक्रम में, और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। और इसी से जुड़ी जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे साथ आज विषय विशेषज्ञ के तौर पर हैं श्री सुरेश तोमर जी, जो कि सचिव हैं राज्य महिला आयोग से, सुश्री तारा जी जो कि पत्रकार हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती अर्चना साहेब जी। पुनः आप सभी का स्वागत है। सुरेश सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से मैडम बता रही थी कि कई सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्य करती हैं जन जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, और जो सिस्टम बनाया गया है वो महिला बाल विकास आयोग द्वारा बनाया गया है। तो क्या सिस्टम है, कौन से समुदाय कार्य करते हैं, पंचायतों की क्या भूमिका रहती है, इसके बारे में पूरा विस्तार से जानना चाहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि महिला बाल विकास विभाग जो है ना, इस पूरे बाल विवाह संबंधी जो भी निषिद्ध कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, और तो इनका नोडल डिपार्टमेंट है। तो इसमें एक तो ये है कि जैसा अर्चना जी बता रही थी कि कलेक्टर के नेतृत्व में कई सारे टास्क फोर्स बने होते हैं जी। और अभी क्या है कि हमारे विभाग के जो परियोजना अधिकारी हैं, जनपद के सदस्य जो सचिव हैं, इन तक को बाल विवाह निषिद्ध अधिकारी बना दिया गया है। तो इन सब का अपना एक काम है। इसके साथ साथ में ये रहता है कि जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है, सामूहिक विवाह होते हैं, तो उसमें हमारे विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी रहती है कि वो सबके बर्थ सर्टिफिकेट चेक करें, और किसी की भी उम्र 21 साल, लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये किस तरह का कार्यक्रम, और इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से और दूसरे जो संसाधन उनके माध्यम से हम इस पर प्रचार प्रसार करते हैं। लगातार पेपर में ऐड देखते हैं, दूरदर्शन और अन्य माध्यमों से लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ जब भी महिला सभाएं होती हैं, जो आम सभा होती है ग्राम पंचायत में, तो उसमें भी अक्सर हम जो ये विषय है, महिलाओं संबंधी विषय जिसमें बाल विवाह एक प्रमुख मुद्दा है, तो उसको हम उसमें रखते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य होता है कि एक तो जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए। हमारे पास लगभग 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं पूरे प्रदेश में, तो एक तो उनके माध्यम से कम्युनिटी तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। बाकी संचार के दूसरे जो माध्यम है उन तक पहुंचकर और एक तो जागरूकता फैलाई जाए कि कानून ये कहता है। दूसरी बात ये है कि सामाजिक तौर पर किस तरह से जागृति फैलाई जाए और उसको रोका जाए कि जब कहीं कोई ऐसी सूचना मिलती है कि कहीं बाल विवाह हो रहा है, तो वहाँ पहुंचकर हमारी जो टीम है उस बाल विवाह को रुकवाती है और उनको समझाइश देती है कि नहीं बाल विवाह करने से क्या नुकसान होंगे। और निश्चित रूप से समाज का अपना अपना स्तर है, उनका अपना आर्थिक स्तर है, शैक्षिक स्तर है, तो वो पूरा का पूरा बैकग्राउंड है, वो उस पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो ये कोशिश की जाती है कि कानून के इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से इस पूरी प्रोसेस को रोका जाए। और निश्चित रूप से अगर हम देखते हैं कि पिछले 2-3 दशक में
निरंतर बाल विवाह में कमी आ रही है। लोग जागरूक हो रहे हैं और जैसे जैसे बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ रही है तो स्वाभाविक तौर पर ये जो डायनेमिक्स है वो चेंज होता जा रहा है। क्योंकि कोई भी अगर अपनी बच्ची को 12वीं तक भी पढ़ाना चाहता है तो निश्चित रूप से 12वीं तक होते होते उसकी उम्र 18 साल हो जाएगी, तो वो फिर निश्चित रूप से वो बाल विवाह नहीं होगा। तो इस तरह से कई तरह से जो प्रचार प्रसार हो रहा है, सामाजिक जागरूकता फैल रही है और कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ये सभी माध्यम हैं जिससे बाल विवाह पर रोक लगाई जा रही है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से विस्तार में बताया कि किस प्रकार से कार्य किया जाता है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है जन जागरूकता उत्पन्न करना और शिक्षा को बढ़ावा देना, क्योंकि जब शिक्षित समाज होता है तो अपने आप ही जन जागृति उत्पन्न होती है। हमारे साथ मधु हैं जो कि यूथ फैसिलिटेटर हैं, वो प्रश्न पूछना चाहेंगी पैनलिस्ट से। जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार मैम, मेरा नाम मधु बौद्ध है और मैं आरम संस्था से हूँ, शंकराचार्य नगर बस्ती से। तो मेरा सवाल था, जैसे किसी भी बच्चे की शादी होती है बस्ती में तो एज को लेके काफ़ी दिक्कत होती है, और जैसे हम फैमिली को देखते हैं, अगर कोई एज का डॉक्यूमेंटेशन भी उनके पास या तो वो फेंक देते, जला देते या छुपा के रख देते, वो देते नहीं है। तो एज वेरिफिकेशन के लिए अपन किस तरीके से पता कर सकते हैं? और उसी में एक और सवाल है कि पुलिस किस तरीके से हमारी मदद करती है? बिल्कुल, ये प्रश्न आपका किससे है? अर्चना मैम से। अच्छा मैम। मुझे लगता है सुरेश सर ज़्यादा हाँ, सर, बेटर कोई भी। इस पे जवाब दे पाएंगे। और पुलिस किस तरीके से हमारी हेल्प करती है केसेस को रोकने के लिए? आयु बहुत बड़ा विषय है इसका। देखिए, वैसे तो अब ये मुद्दा उतना नहीं रह गया है कि उम्र का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट अब मिलने लगा। ये बात सही है कि आप जो प्रश्न कर रही हैं वो आज से 1 दशक पहले बहुत रिलेवेंट था। तो अब बाय एंड लार्ज सबके आधार कार्ड बन गए हैं, या तो उम्र का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिल जाता है। अगर नहीं भी मिलता है तो उसका एक तरीका है कि उसकी डॉक्टर से जांच कराई जाती है, जिसके माध्यम से उसकी उम्र जो है ना वो निर्धारित हो जाती है। हालांकि वो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, परंतु वो 2-3 वर्ष का एक वक्फा रहता है, उसके अंदर उसकी उम्र होती है। तो अगर उसको देखा जाता है तो अगर इस तरह की स्थिति आती है तो उसके माध्यम से उसकी उम्र का निर्धारण किया जाता है। अब रही बात ये पुलिस का जो इन्वॉल्वमेंट है, कि अगर कई बार ऐसा होता है कि बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक विवाह हो रहे हैं या किसी कम्युनिटी विशेष का है, तो उस समय थोड़ी सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा रहता है वो लोगों के लिए जो रुकवाने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में पुलिस हमेशा, क्योंकि वो जो टीम होती है उसमें लोकल एसडीएम होते हैं, तहसीलदार होते हैं, टीआई और एसडीओपी होते हैं, या शहरी क्षेत्र है तो सीएसपी है, एडिशनल कमिश्नर पुलिस हैं, वो रहते हैं जी। तो अगर वो जो टीम है जो बाल विवाह रुकवाने जा रही है, अगर वो पुलिस सुरक्षा की मांग करती है तो बाय एंड लार्ज पुलिस सुरक्षा उसमें मिलती है। वो उनका काम है कि उनको की सुरक्षा उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। प्रशासन पूरा सहयोग प्रदान करती है मधु जी। अगर ऐसा कोई एक्ट होता है तो आप वहां संपर्क कर सकते हैं और कलेक्टर का विशेषकर सहयोग आपको मिलता है। हमारे साथ शिवाली श्रीवास्तव हैं, वो प्रश्न करना चाहेंगे उससे जी, क्योंकि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, बाल विवाह मुक्त भारत, जो कि नई सोच है और आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। शिवाली श्रीवास्तव, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून ऑल। आई नो इट्स वर्किंग और नॉट। मैम, मेरा सवाल आपसे है सहाय मैम, क्योंकि आप फील्ड पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अमूमन ये कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की कुरीतियाँ जो हैं वो ज़्यादा व्याप्त हैं अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें, लेकिन क्या आपको शहरी क्षेत्र ऐसा वाकई में लगता है कि शहर जो हैं वो इससे अछूते हैं या वहाँ भी ये चीज़ें मौजूद हैं? और अगर हाँ, तो क्या कुछ कॉमन फैक्टर्स या मोस्ट कॉमन रीजंस क्या होते हैं शहर में जो आपको हमेशा देखने को मिलते हैं बाल विवाह के लिए? ये बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में आज के समय में भी, और कुछ क्षेत्र हैं जो मध्य प्रदेश के कुछ बड़े प्रोमिनेंट जगह है जहाँ पे बाल विवाह पे इतना काम होने के बावजूद भी बाल विवाह हो रहा है, क्योंकि एक तो कानून का डर नहीं है और दूसरा उनका कहना है कि साहब हमारी परंपरा है और हम इसको तोड़ेंगे नहीं, और वो पूरा एक हुजूम खड़ा हो जाता है कि साहब नहीं, वो तो हमारी परंपरा, आप इस पर दखल नहीं देंगे। लेकिन जहाँ हम अर्बन क्षेत्र में देखते हैं तो हमको यहाँ पर भी बाल विवाह के केसेस डेफिनेटली मिलते हैं, और वो इसलिए मिलते हैं कि कारण जब जानने के लिए, पता लगाने के लिए जाओ, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि सेफ्टी ऑफ द गर्ल वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होता है। और बाल विवाह हम मिडिल क्लास फैमिली में नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं बस्तियों में जो थोड़ा लोअर स्टेटा के हैं,
या फिर वो उस जगह से माइग्रेट करके आए हैं जहाँ बाल विवाह बहुत प्रोमिनेंट है या बहुत मान्य है, तो वो लोग फिर मानते नहीं हैं वहाँ पर। उनका कहना होता है कि साहब ये तो हमको करना ही है, नहीं तो हमारे बुजुर्ग हैं या जो हमारे पुरखे हैं वो हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा हमको दिखाई दिया है इतने सालों में वो सेफ्टी को लेके है, क्योंकि जो बस्तियां हैं वो बहुत घनी हैं, छोटे छोटे घर हैं, लगे लगे हुए घर हैं, स्पेस नहीं है, और कई बार मालूम ही नहीं पड़ता है कि बगल के घर में कुछ हो रहा है और नहीं मालूम पड़ा कि वहाँ पर इस तरह की कोई घटना हो गई है। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि शादी कर दो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बस्तियों में माँ भी काम पे निकल गई है, मजदूरी करने जा रही है, पिता भी मजदूरी करने निकल गए। और कुछ फैक्टर्स हमको घर के अंदर के जो डोमेस्टिक वायलेंस है उससे भी निपटने के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति है जो मजदूरी करने गया है, महिला भी जा रही है, बच्चे भी ज़्यादा हैं, छोटा सा घर है, तो उनको लगता है कि जितने जल्दी घर खाली हो या जो बड़ी हो गई है लड़की उसको हम विदा कर दें ताकि हम दूसरे बच्चों की तरफ देखें। फिर शराब पी के घर पर आना, लड़ाई झगड़ा करना, तो माँ भी सोचती है भाई शादी हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि खुद जब काम पे जाती है तो बेटी को लेके नहीं जाना चाहती है। तो वहाँ पर अगर बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप यूथ का तैयार होता है या लोग हैं जो उसको तैयारी करते हैं या फिर उनको तैयार करते हैं कि नहीं इस लड़ाई को हमें लड़ना पड़ेगा। और लड़की, जैसे सर ने कहा कि शिक्षा एक बहुत बड़ा एक बोलते हैं ना कि हथियार है, और वो स्कूल लेवल पे ही अगर हम बाल विवाह के सेशंस लेना शुरू करें, 9th 10th 11th 12th के बच्चों के साथ में, नॉट ओनली विद गर्ल्स, मतलब लड़कों के साथ में भी, कि अगर तुम्हारा भी अगर कोई घर में कोई ऐसा है जो बाल विवाह की तरफ जा रहा है या लड़की छोटी है या तुम्हारी खुद की भी शादी होने वाली है तो आप रोको। तो ये स्कूल लेवल से जब हम स्ट्रेंथन करना शुरू करेंगे, लेकिन वो अर्चना मैम कि सिर्फ बेटियों को नहीं बेटों को भी शिक्षित करना ना बहुत बोलने का हक है, उनको भी होना और चाहिए। इसमें वातावरण बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा प्रश्न था। वातावरण, जैसा कि मैडम आपने बोला कि एक सुरक्षित और सम्मानपूर्ण वातावरण बनाए रखना घर का बहुत जरूरी है। दर्शकों से भी यही अपील रहेगी, खासकर उन बस्तियों में जिनकी सोच है कि बेटियां सुरक्षित नहीं, और इसी सोच के साथ वे विवाह के बंधन में बांध देते हैं बच्चियों को। एक और प्रश्न हम लेंगे। हमारे साथ शीतल नरवरिया हैं जो कि बस्ती की काउंसलर भी हैं। प्रश्न पूछ सकती हैं शीतला। मेरा सर से सवाल था। नमस्ते सर, मेरा नाम शीतल नरवरिया है। अगर कम उम्र में शादी हो जाती है, तो शादी हो चुकी है जैसे कम उम्र में, तो वहाँ पे लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। परिवार के दबाव में आकर शादी हो गई है और फिर है ना पढ़ने की इच्छा भी रहती है और लड़के के ऊपर जिम्मेदारियाँ भी आ जाती हैं, और लड़का और लड़की की दोनों की अगर पढ़ने की इच्छा रहती है तो अपने परिवार के दबाव में आके अपनी इच्छाओं को दबा कर वो लोग आगे की मतलब आगे अपनी पढ़ाई कैसे पूरी कर सकें, और मतलब आगे की क्या प्रोसेस होती शासन है। और प्रशासन क्या सहयोग प्रदान कर सकता है सर? देखिए, एक तो ये सचमुच बहुत ज़रूरी प्रश्न था, और जो आपने बात कही है वो सचमुच हमने बहुत देखा है। हम जब अपने वन स्टॉप सेंटर्स को देखते हैं, वन स्टॉप सेंटर एक मैकेनिज्म है जिसमें महिलाओं के खिलाफ अगर हिंसा होती है तो उनको वहाँ लाया जाता है और उनको एक रिहेबिलिटेशन जो है ना स्थायी प्रदान किया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रकरण होते हैं जहाँ लड़कियाँ जो है ना अपने घर से चली जाती हैं और उनकी कम उम्र रहती है। उसमें लड़के की उम्र कम होती है, लड़की की भी उम्र कम होती है, वो विवाह कर लेते हैं। तो एक तो ये है कि अगर लड़का और लड़की चाहें तो उसको शून्य घोषित करा सकते हैं। कोर्ट में अगर जाएंगे तो वो शून्य घोषित हो जाएगा। एक चीज़ तो ये है कि उससे मुक्ति पाने की, और उसकी काउंसलिंग किया जाना बहुत ज़रूरी है। क्या है कि परिवारों का अपना एक ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है, उनकी समझ को विकसित करना भी बहुत ज़रूरी है कि उनका अपना जो व्यवहार होता है वो लड़के के प्रति और लड़की के प्रति बड़ा निगलेक्ट करने वाला रहता है। वो एक तो दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं। तो लड़की को अक्सर जो है ना, जो कि मुख्य समस्या है हमारे समाज की, कि उसको बहुत निगलेक्ट किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब वो किसी लड़के के साथ जाती है, उसको थोड़ा सहारा मिलता है, तो वो फिर उसको लगता है कि ये जीवन का यही सबसे अच्छा रास्ता है, और इस बहाने वो एक गलत रास्ता चुनाव कर लेती है। बिल्कुल सर। लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारे स्कैनर में आ जाता है उसकी तो काउंसलिंग की जाती है, और ये कहा जाता है कि जो भी स्थिति है, अगर विवाह हो भी गया और शून्य नहीं कराना चाह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में फिर वो अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सकते हैं। और हम लोग ये कोशिश करते हैं वन स्टॉप सेंटर्स में या शक्ति सदन में और जो भी हमारे माध्यम है
कि उनको अगर वो एक जो औपचारिक शिक्षा है उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए उसके ऑप्शन खुले होते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो उनका किस तरह से स्किल डेवलपमेंट किया जाए, कि उनको कोई ऐसा रोजगार सिखा दिया जाए जिससे वो बाद में उससे कुछ पैसा कमा सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें। पूरा का पूरा ये मसला जो है ना, उसमें आर्थिक सुरक्षा का सचमुच एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो विवाह से पहले जो आर्थिक सुरक्षा है, जो परिवार का मुद्दा है, और दूसरा फिर उस लड़की का मुद्दा है। तो किस तरह से अगर हम ये डायनेमिक्स चेंज करने की कोशिश करते हैं कि लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो और वो पैसा कमाना शुरू करे, भले वो छोटा पैसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी कोई बड़ी नौकरी लग जाएगी, पर अगर स्किल डेवलपमेंट होता है, कोई छोटा मोटा लाइवलीहुड भी उसको मिलता है तो उसके जीवन की दिशा बदल जाएगी। तो इसका ये कोशिश पूरी तरह से रहती है, विभाग काम करता है और ये कोशिश करते हैं कि उनका कुछ स्किल डेवलपमेंट हो, या औपचारिक शिक्षा भी अगर वो लेना चाहती है तो उसको शुरू कराया जा सकता है। बिल्कुल। तो बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारा प्रयास किया जाता है, और बहुत अच्छा प्रश्न था कि अगर बाल विवाह हो भी जाता है तो अपने पैरों पर कैसे खड़े हों। शासन प्रशासन का सहयोग पूरा मिलता है, सर ने बहुत अच्छे से बताया। और वन स्टॉप सेंटर्स जो हैं उनकी मदद से आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न अब विजय जी पूछेंगे, जो कि समन्वयक हैं। विजय यादव जी, अपना प्रश्न पूछिए। सर, जैसा कि अभी देखने के लिए मिल रहा है कि बच्चों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम शासकीय स्कूलों की बात करें या प्राइवेट स्कूलों की, समस्याएं अलग अलग हैं, कारण अलग अलग हो सकते हैं। तो क्या इसका प्रभाव बाल विवाह पर पड़ता है? और दूसरा, शासन की जो योजनाएं हैं, कई बार उनका लाभ भी संबंधित परिवारों को नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो बाल विवाह की ओर जाता है। जैसे मैं लाडली लक्ष्मी की बात करूं, या स्कॉलरशिप स्कीम है जिसमें बच्चियों को तो मिलना ही मिलना है जब वो स्कूल में जाती हैं। तो इन्हें हम कैसे देख सकते हैं कि कैसे हम इन परिवारों को जुड़ाव बढ़ा सकते हैं ताकि बच्चियाँ बाल विवाह का शिकार ना हो या बच्चे बाल विवाह का शिकार ना हो? देखिए, एक आपने अच्छा याद दिलाया कि लगभग 50 लाख से ज़्यादा बच्चियां जो है ना, वो लाडली लक्ष्मी योजना में दर्ज हो चुकी हैं अभी तक। और उसकी एक मुख्य जो शर्त है वो ये है कि उसको बड़ा होने के बाद में लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा अगर उसका बाल विवाह हो जाता है। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि उसको 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करनी है। लेकिन इसके बावजूद भी जो इस स्कैनर से बाहर हैं, कुल मिला के कि ये इसके दायरे से बाहर हैं, अगर जो लाडली लक्ष्मी योजना में जिनके प्रकरण दर्ज नहीं हुए हैं और जिनके बच्चों की संख्या ज़्यादा है, उसका ये भी है कि अगर एक बालिका या 2 बालिकाओं पर मतलब 2 बच्चों पर परिवार नियोजन कराना पड़ेगा, तो उससे कुछ लोग बाहर हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये ड्रॉप आउट्स का और बाल विवाह का आपस में एक संबंध तो है। बिल्कुल। और सरकार ये कोशिश कर रही है कि सभी बच्चियों का लगातार हर सेशन में अभियान चलाया जाता है कि किस तरह से लड़कों का भी, पर लड़कियों को शिक्षा में, उसको स्कूल में उनका नाम हो और पंजीयन हो, और सभी बच्चियां जो कम से कम 12th तक की शिक्षा प्राप्त करें। क्योंकि इसके लिए भी है कि अगर वो 12th तक नहीं पहुंची है बच्ची तो भी उसको बालिका का लाभ नहीं मिलेगा। तो कम से कम हम ये कह सकते हैं कि 50 लाख बालिकाएं ऐसी हैं जो केवल इस कारण से बाल विवाह से बाहर हो जाएंगी क्योंकि उनको लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल रहा है। बिल्कुल, शासन के कई सारे प्रयास हैं और जन्म से ही शासन का सहयोग प्राप्त होता है, लेकिन उनकी भी शर्तें हैं और उन शर्तों के अनुसार कई बच्चियां बाहर हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती और बाल विवाह हो जाता है। लेकिन उसका भी मतलब समाधान है जो कि सर ने बताया हमको, और भी चीज़ें जानेंगे। हमारे साथ अर्चना मैडम है। मैम, बहुत सारे यूथ फैसिलिटेटर हैं हमारे साथ जो जन जागृति उत्पन्न करते हैं, उनके साथ आप कैसे काम करती हैं? सबसे पहले तो हमको इसमें हमको मदद करती हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, जहाँ पर जो इनके किशोरी समूह बने हुए हैं आंगनवाड़ी, हर आंगनवाड़ी के पास में किशोरी समूह बना हुआ है। उस किशोरी समूह की जो लड़कियां हैं, चूंकि वो बहुत क्लोज हैं, आती जाती हैं, उनकी बैठकें होती हैं, तो हम उन किशोरी समूह के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। अब जब ये समूह हम पे भी भरोसा करने लगता है, तब फिर हम उनको करियर गाइडेंस है या रिप्रोडक्टरी हेल्थ है या अलग अलग तरीके के सेशंस हम वहीं रह के, माने आंगनवाड़ी में बैठ के ही उनके साथ ये सेशंस लेते हैं। बिल्कुल। और अभी पुलिस विभाग ने एक बहुत अच्छी जो कम्युनिटी पुलिसिंग डिपार्टमेंट है पुलिस का, उन्होंने एक सृजन के नाम से एक अभियान शुरू किया, खासतौर पे एडोलेसेंट बच्चों के लिए। बिल्कुल।
जिसमें 15 दिन का पूरा एक ये पैकेज रहता है, जिसमें हर दिन उनको सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग होती है पुलिस के माध्यम से, और जो सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं या विभाग के लोग हैं वो लोग उनके सेशंस लेते हैं। और ये भोपाल से शुरू होके अभी लगभग 36 डिस्ट्रिक्ट्स में ये पहुंच गया है सृजन कार्यक्रम। तो इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल अर्चना मैम, आपके साथ एक यूथ फैसिलिटेटर है जो कि अपनी बात रखेंगी। हमारे साथ साक्षी विश्वकर्मा है जी। हेलो सर, मेरा नाम साक्षी विश्वकर्मा है। मेरा क्वेश्चन सर से हैगा। सर, जैसा आपने बताया कि मेडिकल टेस्ट होता हैगा एज को पता करने के लिए, तो है ना काफ़ी सारे बच्चों का सर डर रहता है कि कैसा मेडिकल टेस्ट, और वैसे भी मेडिकल टेस्ट के नाम पे बच्चे बहुत डरते हैंगे। तो आप क्या बता सकते हैं कि मतलब किस तरीके का उसको आगे जाके मतलब फिजिकल ऐसे कोई प्रेरणा मतलब इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारी लाइफ में ऐसा। और सेकंड क्वेश्चन कि सर है ना मतलब है ना जैसे बाल विवाह रुक गया है किसी लड़की का, तो है ना उसका है ना फैमिली प्रेशर भी होता है फिर बाद में, तो है ना शासन प्रशासन है ना मतलब शिक्षा की तो व्यवस्था करते ही है, उसके अलावा अगर उसे किसी और फील्ड में है ना अगर अपना है ना कदम रखना हो तो क्या उसमें है ना शासन प्रशासन उसकी सहायता करता है या नहीं? बिल्कुल, साक्षी का बहुत अच्छा प्रश्न है और जो डर है वो भी वाजिब है सर। दोनों ही चीज़ें बहुत वाजिब हैं। जी सर। एक तो ये है कि देखिए ये जो ऑस्टिफिकेशन टेस्ट होता है ना, वो जो हड्डी की चौड़ाई होती है उसके आधार पर किया जाता है, तो उसका कोई दूसरा प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। उससे केवल उम्र पता चलेगी कि, और उम्र का भी एक दायरा पता चलता है कि उम्र 18 साल से 20 साल के बीच में। एग्जैक्ट बताना थोड़ा सा कठिन होता है, पर एक लगभग एक आइडिया लग जाता है। तो और उसका पर दूसरा कोई मेडिकल उसका रिपरकशंस बिल्कुल नहीं है, उसका कोई भी दुष्प्रभाव किसी के व्यक्तित्व पर नहीं पड़ता है, ना उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो एक तो ये हम समझ लें। दूसरा यह है कि निश्चित रूप से सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जिसमें किशोरी बालिकाओं को दर्ज कराया जाता है। महिला बाल विकास विभाग की अपनी एक किशोरी बालिका योजना है जिसमें उनको ओरिएंटेशन किया जाता है और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इस तरह की जो भी कार्यक्रम हैं उसमें उन बालिकाओं को दर्ज कराया जाता है। और यही मैं जो पहले कह रहा था कि एक तो औपचारिक शिक्षा अगर वो जारी रखना चाहती हैं तो उसकी व्यवस्था है, उनका एडमिशन स्कूल में हो जाएगा और वो शिक्षा अपनी जारी रख सकती हैं। लेकिन अगर वो नहीं हो पाता है तो फिर सरकार की तरफ से कई सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, और महिला आयोग की तरफ से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी का भी बाल विवाह का अगर प्रकरण दर्ज हुआ है तो उन लोगों को भी हम इस स्कैनर में ले रहे हैं कि एक ग्रुप है जो वल्नरेबल है, जिनके साथ किसी तरह की हिंसा हुई है। और बाल विवाह मुझे लगता है कि जो बालिका पर होने वाली शुरुआती हिंसाओं में से एक है, उसको हम सामान्य गतिविधि के तौर पे या कुरीति के तौर पे नहीं ले सकते। वो एक क्राइम है, वो एक हिंसा है। तो उसकी तरह से अगर हम देखना है तो हम उनको भी इनलिस्ट करेंगे, और जिससे कि वो उनका जीवन कैसे चल रहा है, उनकी काउंसलिंग कैसे हो रही है, बाद में काउंसलिंग कैसे हो रही है। हमारे पास जो भी वन स्टॉप सेंटर में जो केसेस आते हैं या 181 पर जो दर्ज होते हैं, तो उनको हम बाद में भी फॉलोअप लेते हैं कि उनके जीवन में क्या हो रहा है। तो अगर उस तरह से एक स्किल डेवलपमेंट का एक प्लान बनाने का है अभी, कि जिसमें उसको कुछ प्रशिक्षण दिया जाए जिससे उन्हें कोई रोजगार मिल सके। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का जो समाधान है कि ना बाल विवाह करेंगे, ना होने देंगे, हर बच्चे को देंगे पढ़ने बढ़ने और सपने पूरे करने देंगे जिससे स्वर्णिम भविष्य का वे निर्माण कर सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत का, इसमें मुख्य कड़ी है बाल विवाह को रोकना, और इस कड़ी में हम सभी का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और शासन द्वारा एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, उसको भी आप नोट कर सकते हैं, जिससे आप पूरी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। stopchildmarriage.wdc.gov.in। तो इस पर जाकर आप अपनी शपथ भी ले सकते हैं कि इस बहुत ही बड़ा अभियान, जैसा कि सर बोल रहे हैं, अभियान ही नहीं है, एक तरीके से क्राइम है बाल विवाह, तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। हम सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं श्री सुरेश तोमर जी का, जिन्होंने बहुत ही विस्तार से किस प्रकार से महिला बाल विकास विभाग कार्य कर रहा है और प्रशासन का क्या कुछ सहयोग मिलता है बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, इससे भी जुड़ा हुआ है बाल विवाह। इन सभी पर आपने प्रकाश डाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुश्री तारा जी जो कि पत्रकार हैं, उन्होंने पूरे पहलू जो समाज से जुड़े हैं, बाल विवाह से जुड़े हैं, उन पर प्रकाश डाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तारा जी। साथ ही में श्रीमती अर्चना सहाय जी, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कई सारे जागरूकता अभियान संचालित करते हैं, तो आपने हम सभी को जागरूक किया। और हमारे साथ कई सारे जागरूक सहयोगी जिन्होंने अपने विचार हम सभी के समक्ष रखे, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े रहिए संवाद कार्यक्रम से, इसी प्रकार से आपके लिए कई सारे जागरूक विषय लेकर आएंगे। और इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।